यूके के द्वारा हाउथी टारगेट्स के अगेंस्ट ज्वाइंट स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो रेड सी वाला एरिया है ना, पिछले दिनों के अंदर हमें काफी सारे अटैक्स यहाँ पे देखने को मिले थे यूएसए और बहुत सारी और इंटरनेशनल वेसल्स के ऊपर। अब यूएसए और यूके ने हाउथीज की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको कम करने के लिए उनके जो यमन के अंदर जो टारगेट्स थे ना, उनके ऊपर मैसिव अटैक्स यहाँ पे किए गए हैं ताकि वो और अटैक्स करने में सक्षम ना रह पाए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ना जो एक एक बेसिकली एक लॉ आया था जहां पर बात करी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 लोग होने चाहिए, जिसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होने चाहिए, साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, प्लस एट द सेम टाइम आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। पर हमारी सरकार ने यहाँ पर एक लॉ लेकर आई जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह बोला गया नहीं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे होने चाहिए। अब ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम अप्रैल के अंदर इसको सुनेंगे, इसकी हियरिंग जो होगी वो अप्रैल महीने के अंदर होगी। पर अभी के लिए इसके ऊपर स्टे लगाने से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो दोस्तों डेट है आज की 13 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आप सभी को देखिए लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आई एम होपफुल कि आपके लिए ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमें डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका जो अटल सेतु। देखो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल यहाँ पर इंडिया के लॉन्गेस्ट सी ब्रिज को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, जो कि लिंक करता है मुंबई को नवी मुंबई के साथ। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप मैप के अंदर समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करते ना मुंबई की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इस साइड आपका नवी मुंबई एरिया देखने को मिल जाएगा, ये आपका मुंबई वाला एरिया। यहाँ पर आपको और भी जो बाकी मेजर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी के लिए ना अगर आपको यहाँ से मुंबई से नवी मुंबई जाना होता है तो बहुत लंबा रास्ता यहाँ पे आपको देखना पड़ता है और बहुत सारा ट्रैफिक भी इस रूट के ऊपर होता है। पर अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, ये वाला रूट। ये रूट क्या है, यही तो रूट है अटल सेतु। ठीक है ना, इसको मुंबई टर्मिनल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि MTHL। ये लगभग आपका 22 किलोमीटर का टोटल आपका ब्रिज होगा। तो इस वजह से ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है और सबसे लंबा सी ब्रिज भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ध्यान रखना दुनिया में सबसे लंबा नहीं है, दुनिया में तो ये 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा, पर इंडिया में डेफिनेटली सबसे लंबा ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई से ओरिजिनेट होता हुआ यहाँ पे आपको इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से टोटल ये 22 किलोमीटर का ये ब्रिज होगा। 22 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर जो लगभग होगा वो आपका सी के ऊपर होगा। बाकी का जो 5.5 किलोमीटर का एरिया है लगभग वो यहाँ पर रोड के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी यहाँ पे और लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। जो बहुत सारा टाइम लगता था, देखो मुंबई के अंदर जो ट्रैफिक की समस्या थी वो काफी हद तक इससे कम होगी। तो लोग अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचना हो तो इस ब्रिज की मदद से आसानी से पहुंच पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे इसकी लेंथ आप देख सकते हो और लगभग 17,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसको बनाने के अंदर यहाँ पे लगा है। बहुत लंबे टाइम से इसको सुना जा रहा था। 1960s में ये पहली बार ना सोचा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर बार बार इसको डिले होता गया कारणों की वजह से। फिर कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुई तो अपने आप में काफी टाइम लग गया, बट फाइनली कल जनवरी 12 को ये यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो ये चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो लगभग 2 घंटे की जो जर्नी थी ना पहले मुंबई और नवी मुंबई के बीच में, वो अब सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी। साथ साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनको यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को बढ़ जाएगी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि देखो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्वल बन के सामने आया हमारे सामने। तो डेफिनेटली यहाँ पर जंग वगैरह नहीं लगेगा, इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। कल को वहां पे लेट से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम है। स्पीड इन्फोर्समेंट सिस्टम लगाया गया है ताकि सेफ स्पीड यहाँ पे बनी रहे। इमरजेंसी कॉल बॉक्स है ताकि कुछ आपको असिस्टेंस वगैरह चाहिए होती है। एंड साथ साथ सिक्योरिटी और बाकी रोड का टोल वगैरह का सिस्टम भी प्रॉपर यहाँ पे है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों में से ना जो लोग मुंबई में रहते हैं, आपने बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में सुना होगा। वो अपने आप में काफी अच्छा था, पर ये उससे भी एक लेवल आगे जा रहा है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अटल सेतु या फिर जो मुंबई ट्रांस हार्बर जो आपका लिंक है, MTHL के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज जो आप में से कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपसे अगर कनेक्ट करना हो तो कहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW। ये पर्टिकुलर चैनल को या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर या फिर इसको स्कैन कर सकते हो, जो सामने आपके स्कैनर बना हुआ है इसको स्कैन करते हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर जो भी डिस्कशंस आपको करनी होंगी आप मेरे साथ डेफिनेटली
कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, अगर आप लोग दिसंबर मंथ की या नवंबर या उससे पहले जितने भी मंथ्स हैं उन सबका मंथली करंट अफेयर्स आप रिवाइज करना चाहते हैं, रीजन बीइंग कि प्रीलिम्स में थोड़ा पास में आ रहा है, तो आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं pwonlyas.com। तो मंथली करंट अफेयर्स जो है वो दिसंबर मंथ की आ चुकी है और पुरानी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश के अंदर तो अवेलेबल है ही है, एट द सेम टाइम आपको हिंदी में भी अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। तो pwonlyas.com पे जाइए, यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज के अंदर जब आप जाओगे ना तब आपको ये सारी मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बेलग्राड रीजन। देखो रशिया ने क्या किया ना, अपने रेजिडेंट्स यहाँ से निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस ना और कुछ नहीं, बस आपको ये नाम पता होना चाहिए कि ये नाम कौन सी कंट्री के साथ है, क्योंकि यूपीएससी अगर पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि यार ये जो रीजन था ये कौन सी कंट्री के कंटेक्स्ट में न्यूज में था, क्या ये ईरान था, इजिप्ट था या फिर ये अर्जेंटीना था। तो आपको बस पता होना चाहिए कि नहीं यार ये बात हो रही है बेलग्राड की तो रशिया से बात हो रही है, दैट इज इट। इतना ही पढ़ना है और कुछ ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशनल यूथ डे 2023। देखो कल था 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को ना हम हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। थोड़ा सा ना इनके बारे में हमें हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है ना, वो एक तो पहली बात आप समझो कि ही वॉज बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्ता, तो ये इनका ओरिजिनल नेम था। इनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्ता और मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरुजी का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ठीक है, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। 1893 के अंदर इनको जो नाम था विवेकानंद, वो यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतरी स्टेट, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे ये नाम इन्होंने रखा था। बोस जी के द्वारा इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना गया। देखो इन्होंने रिलीजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, और एक्चुअल में ना देखो एक होता है रिलीजन को कई बार हम इंटरप्रेट करते हैं, जैसे जो कर्म कांड होते हैं, ठीक है, सुपरस्टिशंस वगैरह हम देखते हैं उनके अंदर, पर इन्होंने बोला नहीं, रीजन अपने आप में ना बहुत ही क्या है, एक रैशनल चीज, ठीक है ना। तो इनकी अगर जो बात करें, इन्होंने बात करी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह इन्होंने यहाँ पे रिलीजन को यहाँ पे ट्रीट किया। इन्होंने बात करी कि रिलीजन पूरी दुनिया के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कॉमन है। तो जो भी इनटॉलरेंस हो गया, सुपरस्टिशंस हो गया, जो भी कुछ ऐसे गलत चीजें थी ना रिलीजन के रिगार्डिंग, इनको इन्होंने हटाया और बात करी कि नहीं, रिलीजन तो दरअसल में ना बहुत एक अच्छी चीज है जो कि यहाँ पर सबके अंदर भाईचारे को यहाँ पे प्रमोट करती है। इनफैक्ट ना इनकी एक स्पीच है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इनफैक्ट इन्होंने बात करी अद्वैत वेदांत जो फिलॉसफी होती है उसकी भी यहाँ पर इन्होंने बात करी। आई एम श्योर आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, अद्वैत वेदांत, जहां पर हम बात करते हैं कि जो आपका आत्मा है वो आइडेंटिकल है ब्राह्मण से, बेसिकली नॉन डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहाँ पर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इनका बात वही था कि आप निस्वार्थ काम करके, ठीक है, वर्शिप करते हुए, मेंटल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आप कहीं ना कहीं जो पीस है उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ यहाँ पे टीचिंग्स थी। साथ ही साथ इन्होंने ना ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक ब्रिज यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, इंडिया के जो विजडम था वेस्टर्न वर्ल्ड तक ले जाने के अंदर, और उसी तरह से वेस्टर्न की साइंस और वेस्टर्न की टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लेके आने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ अच्छी होती हैं, कुछ वहां पर अच्छी होती हैं, तो दोनों का एक अच्छा मिश्रण लेके आएंगे ना, तो दोनों के पॉजिटिव जब साथ में आएंगे उससे पूरी दुनिया को बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ इनका यहाँ पे और भी कुछ आप टीचिंग सिर्फ देख सकते हो, ही बिलीव्ड इन वननेस ऑफ ऑल, एकता में इनकी विश्वास था कि सब यहाँ पे साथ में आ सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ एक सुप्रीम स्पिरिट में ये मानते थे जिसका ब्रह्मा या फिर परमात्मा के अंदर जिसको हम सुप्रीम स्पिरिट यहाँ पे बोल सकते हैं। बाकी इनका फोकस यही था कि जो नॉलेज होनी चाहिए वो सेक्युलर भी हो एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हो। साथ ही साथ अंत्योदया का जो कॉन्सेप्ट होता है, गांधी जी भी इस आइडिया में काफी बिलीव करते थे अंत्योदया के कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जो लास्ट पुअर, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन ना, उसको हमने अपलिफ्ट करना है, ये हमारा यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए। इनके साथ देखो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है दैट इज रामाकृष्ण मिशन, जिसको फाउंड किया गया था इन 1897 एट बेलूर मठ नियर कैलकाटा। तो ये मठ के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी देखो 1893 के अंदर जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो के अंदर हुई थी, वहां पर इन्होंने जो दुनिया को जो मैसेज दिया ना रिलीजन के बारे में, वो अपने आप में आज भी याद किया जाता है। इन्होंने बात करी विश्व बंधुत्व की, बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, टॉलरेंस की, कोऑपरेशन, रिलीजन, कल्चर, इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी। साथ ही साथ इन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क को फाउंड किया 1894 के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये सारे हमें यहाँ पे पता होने चाहिए।
नेशनलिज्म के अंदर भी इनका बिलीव था, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बेस के ऊपर इनका यहाँ पे नेशनलिज्म भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, दैट इज WHO लॉन्चेस ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2। सर इसका क्या अर्थ है? देखो आप एक चीज समझो, जैसे मान लो आपको कोई बीमारी हुई, ठीक है ना, या आपको छोड़ो आपको क्यों हो, किसी आपके रैंडम किसी XYZ पर्सन को लेट से बीमारी होगी, ठीक है। अब कई बार जो बीमारियां होती है ना वो अपने आप में काफी सिमिलर होती हैं। मान लो आपने एक किसी को एक बीमारी हुई, उसको बाद में दूसरी बीमारी हुई, कोई तीसरी बीमारी हुई, और इनके सिम्टम्स लगभग सेम है। तो एक्चुअल में ना बहुत सारी बीमारियों के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो हमें ना बीमारियों को, क्योंकि बीमारियां दुनिया में लाखों ही हैं, उनको क्लासीफाई करना आना चाहिए कि किसको किस तरह से क्लासीफाई करना है, कौन सी बीमारी किस कैटेगरी में आएगी, उनके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइंस होते हैं उन चीज़ों के, किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ फाइंडिंग्स वगैरह है या नहीं है, क्या कुछ जो इंजरी का जो कारण है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो इस तरह से ना हर बीमारी को हम अलग अलग तरह से अलग अलग डिविजन्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ पर ना इस तरह से क्लासिफिकेशन की मदद से ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो उसके रिगार्डिंग एक अच्छा हो सकता है, प्लस एट द सेम टाइम उसके रिगार्डिंग हमारे पास डेटा वगैरह मिल सकता है। जैसे आप देखते हो ना, हमें पता लगता है यार टीबी के इतने पेशेंट हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज के इतने पेशेंट है, XYZ डिजीज के इतने पेशेंट है, इसके लिए हमने इतना इतना काम किया है कि नहीं। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होती, क्या हम ये चीजें बता पाते कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, किस क्या सिस्टम मुंह बना है? नहीं बता सकते। वही चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम को ICD-11, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11। तो WHO ने अभी इसको यहाँ पे इसको अनवील किया है ICD को। तो ICD क्या है? एक तरह की कॉमन लैंग्वेज है जहां पर हेल्थ प्रोफेशनल ना सारी इन्फॉर्मेशन को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ध्यान में रखना, इसको डेवलप किसने किया है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ICD-11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 17,000 से भी ज्यादा कोड्स हैं, जो कि और भी इस तरह से इसको पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो आपके जो अलग अलग जो आपके आयुष वाले हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये यहाँ पर इसके अंतर्गत नोटिफाई यहाँ पे करे गए हैं, और बहुत सारी यहाँ पे मेडिसिन डिजीजेस को यहाँ पे कवर किया गया है। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि क्योंकि अब आयुष वगैरह भी इसके अंदर आ गया है, तो इंडिया का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, वो भी अपने आप कहीं ना कहीं और बेहतर होगा, उसको भी ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और दुनिया भर में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी भी हमें यहाँ पे देखते हुए मिल जाएगी। तो अपने आप में बहुत अच्छा है। आयुष की हम बात करते हैं या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि WHO के हिसाब से ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? नॉलेज, स्किल्स, प्रैक्टिसेस, जो कि इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, उसी को हम यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर कवर कर लेते हैं। एंड इसके बेसिस के ऊपर आपकी हेल्थ, चाहे फिजिकल, मेंटल इलनेस, ये सारी चीजों को यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे आप चैप्टर्स देख पाओगे ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर का, जो कि ICD-11 के अंतर्गत है। तो जो भी आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी तक कवर नहीं थी, वो यहाँ पर अच्छे से अब कवर करी जा पाएंगी, ऐसा यहाँ पे इस मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक ही है विद रिगार्ड्स टू आपकी लोकेशन, दैट इज आइलैंड ऑफ रेसिडेंस का एडा। इसके बारे में क्या याद रखना है सर? इसकी बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये जो नाम है ना, ये सर्बिया के अंदर है। न्यूज में इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे हॉर्सेस, बहुत सारे कैटल यहाँ पे काफी दिनों से स्टाफ कर रहे थे, उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सर्बिया के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था। दैट इज इट। बाकी आप और चीजें आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देखो, एक मैंने होमवर्क दिया था आपको कतील यक्षगान मेला के बारे में, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सी स्टेट इसके लिए रिनाउंड है, तो इसका आंसर है कर्नाटका। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखो एक्चुअल में ना अभी क्या हुआ है ना कि जैसे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे यक्षगान मेला को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस वजह से बहुत सारी मंडलीज होती हैं। मंडली मतलब लोगों का एक ग्रुप। वो लोगों का ग्रुप क्या करता है, इसको परफॉर्म करता है, मतलब मेले के टाइम के ऊपर कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस देता है, ठीक है ना। तो जब परफॉर्मेंस देंगे तो उसमें आवाज आएगी, बहुत सारे लाउड स्पीकर्स को यूज किया जाएगा, तो उससे ना कहीं नॉइस पोल्यूशन हो रहा था। तो एक्चुअल में ना अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि हाँ आप कर सकते हो ये कतील यक्षगान मेला, पर थोड़ा नॉइस पोल्यूशन को ध्यान में रखना। ये जो रूल्स वगैरह है ना 2000 के, इसको यहाँ पे उनको ब्रीच मत करना। बाकी आप करिए अपने यहाँ पे इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको यक्षगान के बारे में बताऊं तो ये कर्नाटका का सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको डांस आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका पूरी रात भर चलने वाला ऐसा एक इवेंट है, जो कि जनरली आपके जो खेतों में यहाँ पे किया जाता है। तो खेत जब उनको हम यहाँ पे हार्वेस्ट कर चुके होते हैं उसके बाद यहाँ पे किया जाता है। अब ये कल से स्टार्ट होने जा रहा है 14 जनवरी से, ठीक है ना। आप इसको नोटिस करोगे तो 11 से 16वीं सेंचुरी के बीच में इसको ट्रेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टोरीज होती है रामायण, महाभारत, उनकी स्टोरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पारसी सुब्बा है, उनको यहाँ पे फादर माना गया है किसका?
यक्षगान का। यहाँ पे इनके द्वारा 18 यक्षगान के प्रसंग या फिर वर्सेस यहाँ पे उनके द्वारा कंपोज किए गए थे। तो लोगों को यहाँ पे एंटरटेन करता है उन एरियाज के अंदर। कोस्टल कर्नाटका के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर इनकी जो मंडलीज हैं वो यहाँ पे घूमती जाती हैं और इस तरह से परफॉर्म करती हैं। एक फॉर्म है जो कि आपके ईस्टर्न रीजन के अंदर पॉपुलर है, उस तरह से वेस्टर्न रीजन के अंदर एक दूसरी फॉर्म है जो यहाँ पर पॉपुलर है। इसके नाम थोड़े डिफिकल्ट है, आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हो। बात करें अगर इनके फीचर्स की, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस और डायलॉग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले के टाइम के ऊपर ना जो मेन थे वही मेजरली इसके रोल्स के ऊपर परफॉर्म करते थे। इनफैक्ट जो वुमेन वाले रोल होते थे ना वो भी मैन साड़ी पहन के यहाँ पे कर लिया करते थे, पर अब यहाँ पे वुमेन भी इनका पार्ट यहाँ पे बन चुकी हैं। बहुत सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके ड्रम्स हो गया, आपके ताल हो गया, आपके फ्लूट, हारमोनियम, मदल, ये सारे आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। तो अपने आप में काफी सारी आवाज की जरूरत होती है क्योंकि आपको बार बार बोलना पड़ता है, डांसिंग स्किल्स होने चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। फेसेस को यहाँ पे कलर किया जाता है, सर के ऊपर एक बहुत बड़ा हेडगियर होता है, तो इस तरह से ये चीजें यूज करी जाती हैं। देख पाओगे आप यहाँ पे कि 15 से 20 यहाँ पे एक्टर्स होते हैं। एक होता है भगवत। भगवत वो लोग होता है जो कि स्टोरी को बताता है, जो कि मेन स्टोरी टेलर होता है, नरेटर होता है, जो उसको बोलते हैं भगवत। ठीक है। आपके एरियाज जैसे फॉर एग्जाम्पल उडुपी हो गया, नॉर्थ कन्नड़ा हो गया, साउथ कन्नड़ा हो गया, वहां पर इनको परफॉर्म किया जाता है। इन जो पर्टिकुलर मंडलीज या फिर जो ट्रूप्स वगैरह होते हैं ना उनको मेलास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुछ बहुत ही फेमस यहाँ पे इनके हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल शालीग्राम मेला, धर्मस्थल मेला, मंदार्थी मेला, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। जो कतील की मैं बात कर रहा हूँ, तो कतील क्या है? कतील एक शहर का नाम है इन कर्नाटका जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क रहेगा ये सारी चीजें। इनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट में बताओगे इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कल जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिलीज करती है, तो फर्स्ट फॉल्स हो गया। कृष्ण राजा सागर डैम ये महानदी वाला नहीं है, ये आपका कौन सा है? ये आपका कावेरी नदी वाला आपको देखने को मिलेगा। मोजाम्बिक चैनल बिल्कुल ठीक है कि आपको मोजाम्बिक को ये सेपरेट करता है कोमोरोस और मडागास्कर से, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो आज का होमवर्क और क्या रहेगा? पहला होमवर्क रहेगा क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉग्नाइज्ड हैं, पहले ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जस्ट एक रिवीजन करवा रहा हूँ। उसी तरह से दूसरा आपका होमवर्क रहेगा रिगार्डिंग आदित्य L1, ये भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, बट ठीक है फिर से एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। इनकम इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग कल होमवर्क दिया था, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला कह रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी हम गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। आंसर इज यस। देखो जब हम ना इकोनॉमिक्स के अंदर लॉरेंस कर्व की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से जब प्लॉट करते हैं तो गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? एरिया, मतलब ये वाला, ये समझो ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, और ये वाली जो एक्चुअल कर्व है वो यहाँ पे इस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला हो गया एरिया ए और ये नीचे वाला हो गया एरिया बी। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या बन गया? a डिवाइड बाई a प्लस बी। अगर तो मान लो a की वैल्यू लेट से 0 हो जाए, आप बोलोगे सर a की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? अगर ये लाइन यहीं पे हो, ये जो रेड वाली लाइन है ना, अगर ये लाइन इधर आ जाए, इसी परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन पे आ जाए, तो a 0 हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? गिनी कोएफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा। तो गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 होता है ना, ये दिखाता है कि वहां पर कंप्लीटली परफेक्ट इक्वालिटी है। और अगर लेट से अगर b 0 हो गया, जस्ट टेक एन केस कि b 0 हो गया, b 0 कब होगा? जब पूरा का पूरा ये एरिया a ही है। उस केस में अगर b 0 हो जाता ना, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? सर गिनी कोएफिशिएंट बन जाएगा 1। तब आती है परफेक्ट आपकी इनइक्वालिटी। तो इस तरह से ना गिनी कोएफिशिएंट आपका 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। 0 होता है परफेक्ट इक्वालिटी, 1 होता है आपका परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं गिनी कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग आपको पता होने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी को कैप्चर किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर टैक्स बेस हायर है और अगर टैक्स पेयर वो लोअर इनकम से हायर इनकम वाले टैक्स ब्रैकेट में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब देयर अ शिफ्ट, तो इट शोज कि वहां पे इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर अमीर लोग ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस और गरीब कम, तो इट शोज कि हाँ कहीं ना कहीं उससे इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।